गर्मी में अमीर बहू का मटका वर्सेस गरीब बहू का फ्रिज। माँ माँ मुझे जल्दी से पानी, तो बहुत प्यास लगी है। माँ जल्दी करो, हम लोग खेल रहे हैं। अरे हाँ बाबा, दे रही हूँ। इतनी जल्दी कौन मचाता है, लो पियो। दिव्या ने मटके से पानी निकाला और सोहन को दे दिया। पानी कितना ज्यादा गर्म हो रखा है इस मटके में भी। मेरे बेटे को इस गर्मी में भी यही तपता हुआ पानी नसीब हुआ। लो माँ, और मैं दोबारा खेलने जा रहा हूँ। सोहन बेटा, ज्यादा भाग भाग कर मत खेल। मेरे बच्चे, तुझे गर्मी लगने लगेगी। तेरे दोस्तों के घरों में तो कूलर एसी हैं, लेकिन मैं तेरी गर्मी को कैसे कम करूंगी। कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करो। सोहन ऐसे बोलकर अपने घर से निकलने लगा कि तभी उसे अपना पड़ोसी रोहन अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। रोहन, ये तेरे हाथ में क्या है? ये आइस क्यूब वाला पानी है, ठंडा पानी। ठंडा पानी? कितना ठंडा? बहुत ठंडा, लेकिन ये मैं तुझे नहीं दूंगा। तुम गरीब तो ऐसे ही होते हो, हर किसी की अच्छी चीज तुम्हें चाहिए होती है, और ये बात मुझे मेरी मम्मा ने सिखाई है। बिल्कुल गलत सिखाया है तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें। क्या दिव्या बहन, तुम मेरे 5 साल के बच्चे से बहस कर रही हो? खैर, तुम लोग तो गरीब और मोटे दिमाग के लोग हो, तुमसे और उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है। रोहन बेटा, मैंने मना किया था ना, इस गरीब की औलाद के साथ मत खेलना। चलो अब अंदर चलो। सोनाली ऐसे ही दिव्या को ताना मारते हुए अपने बेटे को घर के अंदर ले गई। सोनाली और दिव्या दोनों पड़ोसी थी, लेकिन दोनों के ही हालातों में बहुत ज्यादा अंतर था। जहां सोनाली का परिवार बेहद अमीर और सुख सुविधाओं से भरपूर था, वहीं दिव्या का परिवार बस गरीब सा था और उसके घर में कोई सुख सुविधाएं भी नहीं थी, जिसकी वजह से सोनाली दिव्या से नफरत करती थी और उसे अपनी अमीरी का घमंड भी दिखाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन, माँ जी, वैसे ये ड्रैगन फ्रूट और कीवी दोनों ही इस गर्मी में बड़े अच्छे आ रहे हैं ना। बहु अच्छे तो होंगे ही, आखिर मेरा बेटा इनका एक एक डिब्बा ही 1000 रुपए का जो लाया है। वैसे बहू, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे अभी भी कमरे में घुट रहा हो? थोड़ी सी एसी की पावर और बढ़ा दे। सही बोल रही हो माँ जी। सोनाली जैसे ही एसी की पावर बढ़ाने को खड़ी हुई, वो चौंक गई और बोली, तुम क्यों आई हो यहाँ? सोनाली जी, वो मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ एक गिलास ठंडा पानी लेने को आई थी। ओह अच्छा, बस एक गिलास ठंडा पानी? अरे बहू, कौन आया है? माँ जी, ये पड़ोस वाली भिखारन है, बोल रही है कि बस एक गिलास ठंडा पानी लेने आई है। ऐसे क्यों बोल रही है बहू? पानी को मना नहीं करते, दे दे। अरे ऐसे कैसे दे दूं माँ जी? आज एक गिलास ठंडा पानी लेने आई है, कल को पूरी बोतल मांग लेगी, फिर परसों कुछ और। अरे माँ जी, आप नहीं जानती हो, इन गरीबों की आदत होती है, ये उंगली पकड़कर सीधा पोंचा पकड़ते हैं। जाओ, मैं नहीं देती तुम्हें कोई पानी वानी। मेरी माँ जी का ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है, इसीलिए मैं तो बस एक गिलास ठंडा पानी लेने आई थी। हाँ, मेरे घर का बड़ा फ्रिज देखकर तो तुम्हारा ठंडा पानी पीने का दिल करेगा ही। अभी पानी का दिल किया है, कल को एसी की ठंडक में बैठने का भी दिल होगा। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? क्योंकि तुम्हारे घर में तो ना एसी है, ना अच्छा वाला फैन है, ना कूलर है, ना फ्रिज है, तो तुम मेरे सामान पर ही तो नजर डालोगी। अगर आपको मुझे पानी नहीं देना है तो वैसे ही मना कर दीजिए, इस तरह मेरी गरीबी का तो मजाक ना बनाइए ना। दिव्या ऐसे बोलकर आंखों में आंसू लिए सोनाली के घर से निकल आई। दिव्या को अमीर घर से निकलता देख जमुना बोली, बहू, तू यहाँ किस लिए आई थी और तेरे हाथों में ये ग्लास क्यों है? माँ जी, मैं तो बस यहाँ से एक गिलास ठंडा पानी लेने को आई थी, क्योंकि आपको प्यास लगी थी, लेकिन उसके बदले में इन्होंने मुझे बहुत बुरा भला बोला। मेरी बच्ची, मैंने तो तुझसे मटके का ठंडा पानी मांगा था, तू इन अमीरों की चौखट क्यों आ गई? ये अमीर बस हम गरीबों को जलील करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करते। चल तू घर चल। एक तरफ जमुना दिव्या को समझाकर घर में ले गई, तो वहीं दूसरी तरफ ज्वाला, बहू, इस तरह के बैर अपने पड़ोसियों से नहीं रखनी चाहिए। माना कि वो लोग गरीब हैं, लेकिन जिंदगी का पता नहीं कब किस मोड़ पर हमें किसी की जरूरत पड़ जाए। तू मेरी बात को समझ तो रही है ना? हाँ माँ जी, समझ गई, लेकिन ऐसे गरीबों की हमें कहाँ ही जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब आप उस भिखारन के बारे में ज्यादा मत सोचिए, इसका तो काम ही है घर घर जाकर लोगों को अपनी शक्ल दिखाना। आप फ्रूट्स खाइए। सोनाली को अपनी सास की बात जरा भी समझ में नहीं आई थी। ऐसे एक दिन दिव्या अपने घर में बैठी हुई खाना बना रही थी कि उसके घर भड़कते हुए सोनाली आई। अरे ओ दिव्या, कहाँ छुपी बैठी हो? ये तमीज सिखाई है तुमने अपने बच्चे को? क्या है, क्यों चिल्लाई जा रही हो? तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के ऊपर कुएं का गंदा और खौलता हुआ पानी डाल दिया। अब बताओ, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो उसके इलाज के पैसे तुम दोगी? खौलता हुआ गंदा पानी? लेकिन सारा गांव कुएं का ही पानी इस्तेमाल करता है, तो इसमें गंदा क्या है?
और बच्चे तो गर्मी में पानी वगैरह से खेलते ही हैं। इसमें इतना बुरा मानने की भी क्या बात है? अच्छा, तुम गरीब ही रहते हो कि कीचड़ और गंदगी में हम नहीं रहते। अपने बेटे को समझा दो, अगर फिर उसने ये हरकत की ना तो फिर मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ जाएगी। सोनाली ऐसे ही दिव्या को धमकाते हुए चली गई। सोनाली को अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड था। ऐसे ही रात के वक्त, इस गर्मी में तो हम गरीबों को नींद भी लेना दूभर है। क्या हुआ गुमित जी, मच्छर ज्यादा लग रहे हैं क्या? हाँ दिव्या, गर्मी और मच्छर हैं कि चैन ही नहीं लगने दे रहे हैं। न जाने आज की रात कैसे कटेगी। दिव्या अपने घर वालों को आधी रात को हाथ से पंखा कर रही थी, लेकिन किसी को भी चैन नहीं था। गर्मी और मच्छरों के साथ उनकी रात गुजर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन तो सो गया है, अब यहाँ गुड नाइट ऑन करके चली जाती हूँ। सोनाली ने अपने बेटे को कमरे में सुलाया, जिसके बाद वो एसी ऑन करके मच्छर भगाने की मशीन ऑन करके वहां से चली गई। अब अपना स्किन केयर करके मैं भी सो जाऊंगी। सोनाली ऐसे बोलकर अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई, जहां आराम से ठंडक में उसने अपनी स्किन केयर की और फिर वो भी एसी चलाकर सो गई। दोनों पड़ोसियों में बेहद अंतर था। एक तरफ रात घड़ियां गिन गिन कर गुजरी तो दूसरी तरफ रात कब गुजर गई किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे ही सिलसिला जारी था, लेकिन अभी कुछ दिनों से एक बड़ा बदलाव आया हुआ था। सारे गांव की बिजली गुल थी। ऐसे में सोनाली के घर की भी कोई इलेक्ट्रिक चीज काम नहीं कर रही थी। हे भगवान, बत्ती आ भी जा। मेरा तो सारा पानी ही पसीने के साथ शरीर से निकल गया है। बहू, आज तो अनुज के बॉस घर आने वाले हैं। तू उनके लिए कहीं से भी ठंडे पानी का जुगाड़ कर देना, क्योंकि हम उन्हें सादा पानी नहीं पिला सकते हैं। माँ जी, मैं 3 बार ठंडे पानी की बोतल उनके लिए मंगवा चुकी हूँ। अब तो दुकानों पर भी ठंडा पानी नहीं बचा है। सोनाली अभी परेशान हो ही रही थी कि उसकी बातें पड़ोस से दिव्या ने सुन ली और वो उससे बोली, आपको ठंडा पानी चाहिए क्या? मेरे घर से ले जाना। मेरी सासू माँ ने कल ही मटके को नमक के पानी से धोया था और अब वो बहुत ही अच्छे से ठंडा पानी कर रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहू, अभी तू अपनी ईगो को एक तरफ कर दे। और मैंने तुझे समझाया तो था कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ठीक है, हम ले लेंगे। ज्वाला पड़ोस से मटके का ठंडा पानी लेने को राजी हो गई। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में अनुज का बॉस उनके घर आ गया, जिसको सोनाली ने अपनी पड़ोसन का मटके का पानी पिलाया। मटके में भी पानी काफी अच्छा ठंडा हो रहा था, जिसको पीकर अनुज का बॉस बहुत ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, ये पीकर तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। सच में मटके में रखे हुए पानी का स्वाद अलग ही होता है। ऐसे ही सोनाली के पति के बॉस ने पानी की काफी तारीफ की और वो बहुत ज्यादा खुश भी हुआ, जिससे अनुज को भी खुशी मिली। और जब वो उनके घर से चला गया तब, बहू कहाँ जा रही है? अपने पड़ोसियों को शुक्रिया कहने और माफी मांगने। माँ, आप सही थी। हमें नहीं पता कि कब किस मोड़ पर कौन हमारे काम आ जाएगा। सोनाली की बात सुनकर ज्वाला बस मुस्कुरा दी। सोनाली दिव्या के घर गई और उसने उससे माफी मांग ली। इस तरह दोनों पड़ोसनों का मेल हो गया और सोनाली के मन से दिव्या के लिए बेवजह नफरत भी खत्म हो गई और फिर वो सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। गोविंद की कार में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था और गाड़ी की रफ्तार भी बहुत तेज थी। उसे अगल बगल इधर उधर का कोई होश नहीं था। कुछ ही देर में गोविंद की तेज रफ्तार में चलती हुई कार एक दूसरी कार से टकराती है और गोविंद का एक्सीडेंट हो जाता है। गोविंद फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी की तरफ जाता है, जहां वो देखता है कि उस गाड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से घायल हो चुका है और उसकी एक छोटी बेटी भी है, जिसकी उम्र 14 साल है। इनकी सांस तो अभी चल रही है, खून बहुत निकल गया है, मुझे एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। गोविंद एम्बुलेंस में उस छोटी लड़की और उसके बूढ़े पिता को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर उनके घर परिवार से कोई है तो कहो कि वो पेशेंट से मिल ले, क्योंकि पेशेंट अब कुछ मिनटों के मेहमान है। डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हो? सॉरी गोविंद जी, पर एक्सीडेंट बहुत ही दर्दनाक हुआ है। इनका सारा खून निकल चुका है। शरीर के अंदर अंदरूनी जख्म हुए हैं जो अब कभी ठीक नहीं हो सकते। गोविंद को डॉक्टर की बातें सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। उसे लगता है कि जाने अनजाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर भी वह हिम्मत करके सहमे हुए हालत में उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पिताजी, आप ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है पिताजी। आप ठीक तो है ना? जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका गुनहगार हूं। ये सब छोड़ो और मेरी बात अब ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी गलती का पश्चाताप करो तो तुम मेरी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रख लो, उससे शादी कर लो, क्योंकि मैं तो अब कुछ मिनटों का मेहमान हूं और मेरे सिवा मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वादा करो
वादा करो मुझसे कि तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे। गोविंद को अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका इसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं मिलता, इसलिए वह इस शादी को करने के लिए शिवशरण जी से हाँ भर देता है और हाँ सुनते ही शिवशरण अपना दम तोड़ देता है। पिताजी आंखें खोलो पिताजी, मेरी ओर देखो पिताजी। कनक के पिताजी के गुजर जाने के बाद गोविंद कनक से शादी कर लेता है और अपनी बीवी बनाकर उसे अपने घर लेकर आता है। अरे ये छोटी दुल्हन कौन है चाचा आपके साथ? तभी वहां पर अनन्या आती है। देवर जी, ये छोटी बेटी किसकी उठाकर ले आए हो आप अपने साथ? ये किसी की बेटी नहीं है भाभी, बल्कि मेरी बीवी और आपकी देवरानी है। तभी पीछे से सुषमा ये सारी बातें सुनकर कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, माथा पगला गया है, ये कैसी बहकी बातें कर रहा है? ये छोटी लड़की तेरी बीवी है? हाँ माँ, धर्म पत्नी है मेरी और भाभी की देवरानी भी। घर के अंदर आने दो, फिर सारी बातें बताता हूँ। गोविंद एक एक करके सारी सच्चाई बताता है कि किस परिस्थिति में गोविंद को उस छोटी लड़की से शादी करनी पड़ी। माँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था अपनी गलती का पश्चाताप करने का। मैं समझ सकती हूँ देवर जी आपकी बातें, और मुझे अपनी बेटी की उम्र की अपनी देवरानी से कोई गिले शिकवे नहीं है। तुम जेठानी और देवर का दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें पता भी है समाज क्या बोलेगा कि जेठानी की बेटी की उम्र की देवर देवरानी लेकर आया है? मैं सबको क्या जवाब देती फिरूंगी? अब जहां अनन्या को उसकी देवरानी से कोई दिक्कत नहीं थी, वहीं उसकी सास सुषमा को बहुत गुस्सा आ रहा था उस छोटी लड़की को अपने घर में देखकर। अगले दिन सुबह कनक अपने कमरे में सो रही होती है, तभी अनन्या उसके कमरे में जाकर उसे प्यार से उठाते हुए कहती है, देवरानी जी, वो मेरी प्यारी देवरानी जी, देखो दिन चढ़ गया है, अब उठ जाओ। उठ रही हूँ। हाँ, उठ जाओ और तैयार भी हो जाना। कनक उठकर नहाती है और अपने कमरे में आती है, जहां पलंग पर उसकी जेठानी ने एक सुंदर सी साड़ी उसके लिए निकाल कर रखी होती है, लेकिन कनक बहुत कोशिश करती है और फिर भी उस साड़ी को नहीं पहन पाती। बहुत देर हो जाने के बाद अनन्या उसके कमरे में आती है। क्या हुआ मेरी प्यारी देवरानी जी, आप तैयार क्यों नहीं हो पाई अब तक? इसको कैसे पहनना है? मुझे तो ये पहनने ही नहीं आता है। माँ भी नहीं थी मेरी, तो किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। अरे तो घबराती क्यों हो, लाओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि ये साड़ी कैसे पहनते हैं। अब अनन्या अपनी बेटी की उम्र की देवरानी को सुंदर सी साड़ी पहनाकर तैयार कर देती है और उसको लेकर रसोई में आती है। आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाना बनाओगी? पर मुझे तो बनाना ही नहीं आता खाना। कोई बात नहीं, तुम्हारी जेठानी है ना, वो तुम्हें सिखा देगी। अब अनन्या कनक को खाना बनाना सिखाती है, जिसके बाद कनक हलवा बनाकर सबके लिए डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह, हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है कनक तुमने। अब जैसे ही सुषमा को पता चलता है कि ये हलवा कनक ने बनाया है, तो वह हलवे को थूकते हुए कहती है, क्या जरूरत थी अनन्या तुम्हें इस लड़की से हलवा बनवाने की? मुझे इस लड़की के हाथ का पानी तक पसंद नहीं और तुमने मुझे ये हलवा खिला दिया। सुषमा खाने पर से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। 1 से 2 दिन गुजरते हैं कि तभी गोविंद की बहू को देखने आस पड़ोस के कुछ लोग घर आते हैं। अरे अनन्या बहू, तेरी देवरानी कहाँ है? आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी ना। हाँ, आप लोग बैठे, मैं अभी अपनी देवरानी को लेकर आती हूँ। अनन्या अपनी देवरानी को लेकर सोफे पर बिठाती है, जिसे देख पड़ोस के लोग कहते हैं, अरे तेरे देवर का दिमाग खराब था क्या, जो अपनी जेठानी की बेटी की उम्र की देवरानी लाया है, और तूने भी उसे कुछ कहा नहीं। तुझे दिक्कत नहीं हो रही अनन्या अपनी बेटी की उम्र की देवरानी को घर में रखकर? सबकी बातें सुनकर कनक मायूस हो जाती है, जिसे देख अनन्या गुस्से में भड़कती हुई कहती है, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी बेटी की उम्र की देवरानी को अपने घर में रखने पर, लेकिन आप लोगों को कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरी देवरानी का दाना पानी आप लोग ही चला रहे, इसीलिए तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा चिंता हो रही है मेरी देवरानी की। हम पर क्यों भड़कती है अनन्या, वैसे भी सच तो कड़वा ही होता है। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। देखा कैसे सारे समाज में अनन्या तेरी बेटी की उम्र की देवरानी ने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरे बेटे की गाड़ी इसके बाप की गाड़ी से टकरा गई, जो मेरे बेटे को ये कदम उठाना पड़ा। अब जिंदगी भर मुझे ये उल्हाना लोगों के मुंह से सुनना ही पड़ेगा कि देवर जेठानी की बेटी की उम्र की देवरानी घर लेकर आया है। सबकी बातें सुनकर कनक बहुत दुखी हो जाती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे अनन्या भी वहां आती है। आखिर मेरी गलती क्या है पिताजी? हाँ तो हर कोई मुझे कुछ भी सुना कर चला जाता है। क्या हुआ कनक, रो क्यों रही हो? माँ जी की बात का बुरा मत माना करो, वो गुस्से में हैं, कुछ भी बोल देती हैं, पर दिल की बहुत अच्छी हैं। और रही बात आस पड़ोस के लोगों की, तो उनका तो काम है 36 तरह की बातों को बनाना।
तभी अनन्या की छोटी बेटी अपने हाथ में डॉल लेकर खेलते हुए कनक के कमरे में आती है, जिसे देख कनक बहुत खुश हो जाती है और अपने आंसू को पोंछते हुए गीता के हाथ से वो डॉल को लेकर कहती है, मुझे भी खेलना है, मुझे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना बहुत पसंद है। क्या मैं तुम्हारी इस गुड़िया से खेल लूं? चलो साथ में खेलते हैं, मजा आएगा। ठीक है गीता, तुम अपनी छोटी चाची के साथ आराम से खेलो, लेकिन ध्यान रहे कोई बदतमीजी नहीं करनी है और परेशान तो बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद गोविंद ऑफिस से आता है। अनन्या सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। सभी लोग खाने को खाते हैं। चलो कनक, खाना तो तुमने फिनिश कर लिया, अब चलो कमरे में टाइम से आराम कर लो। नहीं, मैं नहीं सो रही आपके साथ, मैं तो गीता के साथ सोऊंगी और उसके साथ रात में गुड़िया से खेलूंगी। अरे जिद नहीं करते कनक, चलो आराम कर लो, गुड़िया के साथ तुम सुबह खेल लेना। इस गुड़िया को तुम अपने साथ ले जाओ कनक और अपने ही कमरे में आराम करो। कनक गोविंद के साथ उस गुड़िया को लेकर कमरे में जाती है और कुछ देर खेलने के बाद कनक सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन गोविंद बहुत परेशान होता हुआ घर में आता है और रात को कमरे में चक्कर काट रहा होता है। क्या हुआ आपको आज? आप अभी तक सोई क्यों नहीं? कोई बात है क्या? तुम अब तक जाग रही हो? मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम समय से सो जाया करो। और कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा टहल रहा था। तभी कुछ दिन बाद घर में नोटिस आता है। ये तो घर खाली करने का नोटिस आया है, ये सब क्या है गोविंद? भाभी, मैंने पूरी कोशिश की थी कि आप लोगों को कुछ पता न चले, लेकिन क्या करें, अब कोई उपाय ही नहीं है। जो पैसे लेकर मैंने कंपनी शुरू की थी वो कंपनी तो चली ही नहीं, और अब लोन के पैसे भरने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे ये घर भी दांव पर लगाना पड़ रहा है। वैसे एक उपाय है गोविंद जी कि आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। मेरे पिताजी की जायदाद और बैंक के नॉमिनी में मेरा नाम है, तो सारे पैसों पर भी मेरा ही हक है। मैं एक सिग्नेचर करूंगी और सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब अगले ही दिन कनक गोविंद के साथ बैंक जाती है और अपने पिता की सारी सेविंग्स अपने पति के नाम करती है। इसके बाद गोविंद के हालात पल भर में पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वहीं सुषमा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। बहू, मुझे माफ कर दे, आज तो मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं तुझे कितना भला बुरा कहती थी, पर तेरे अच्छे सोच विचार के कारण ही आज हम अपनी बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल पाए। कनक की इस मदद से सुषमा के विचार उसके प्रति हमेशा के लिए बदल जाते हैं और वह उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है।